नमस्कार, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका माटी वाली विद्यासागर नोटियाल जी द्वारा रचित कहानी के संदर्भ में कुछ चर्चा करने जा रही हूँ। इस कहानी को मैं सार के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगी। कहानी जो है विस्थापितों की समस्या पर बहुत प्रभावशाली ढंग से लिखी गई है, बताया गया है। इस कहानी के माध्यम से गरीब और श्रमिक वर्ग को इस समस्या से किस तरह जूझना पड़ता है, इसे लेखक ने बहुत ही सुंदर, मार्मिक और संवेदनशील ढंग से हमारे सामने रखा है। माटी वाली जो है टिहरी नगर की रहने वाली है और टिहरी नगर के सभी व्यक्ति उसे बहुत भली भांति पहचानते हैं। इस महिला का इस काम में कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं, इस धंधे में तो कोई प्रतिद्वंदी नहीं है उसका। टिहरी शहर के घरों में इसके बिना चूल्हा तक नहीं जलता। चूल्हे चौके की लिपाई के लिए इसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसीलिए घर के लाल मिट्टी होनी अति आवश्यक होती है घर में। और मिट्टी बेचने वाली यह औरत नाटे कद की निम्न वर्ग की महिला है और शहर वाले इससे ही नहीं, इसके कनस्तर तक को बहुत भली भांति पहचानते हैं। एक समय की बात है जब माटी वाली एक घर में माटी उंडेलने जाती है, तो वहाँ की जो मालकिन होती है उसे 2 रोटियाँ खाने को दे देती है। वह एक खाकर दूसरी अपने कपड़े में छिपा लेती है। मालकिन उसे चाय भी देती है। गरीब बुढ़िया चाय का अच्छा साग कहती है। मालकिन ने कहा, भूख अपने आप में एक साग होती है। तभी उसका कहना है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। और इसी दौरान जो मालकिन होती है उसे अपनी चीज़ों से, अपनी धरती से किस प्रकार का मोह होता है, तो माटी वाली अपनी मालकिन को कहती है कि पीतल के बर्तन उसने अभी तक संभाल कर रखे हैं। जब मालकिन चाय बनाकर लेकर आती है तो पीतल के गिलास में लेकर आती है। तब माटी वाली कहती है मालकिन को कि पीतल के बर्तन आपने अभी तक संभाल कर रखे हैं। नहीं तो अब तो ये किसी भी घर में नहीं मिलते। मालकिन उसे पुरखों की गाड़ी कमाई कहकर उसकी सौगात बताती है और कहती है इसी कारण वे उन्हें नहीं बेचती। माटी वाली अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। कहती है ज़मीन जायदादों के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर चले ही जाएंगे, उसका क्या होगा, उसकी तरफ तो देखने वाला कोई है ही नहीं। वह चाय पीकर दूसरे घर चली जाती है। वहाँ से मिट्टी लाने का उसे आदेश मिलता है और उसे साथ में 2 रोटियां भी मिल जाती हैं। उन्हें भी वह कपड़े के चोर में बांध लेती है। और अब इसी दौरान उसके बूढ़े पति की मृत्यु हो जाती है। तो सुनिए, उसका गांव जो था शहर के घंटे भर के रास्ते पर था। सुबह घर से निकलकर माटा खान से मिट्टी खोदकर घर घर पहुंचाने में उससे सुबह से रात हो जाती थी। आज उसके पास कुछ पैसे भी थे, तो उसने सोचा बूढ़े पति को रूखी रोटी नहीं दूंगी, इसीलिए उसने पाव भर प्याज खरीद लिए ताकि प्याज तलकर रोटी के साथ उसे दे सके। उसके पास न तो घर है न ज़मीन है, उसकी झोपड़ी भी ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। इसके बदले उसे ठाकुर के घर बेगार करनी पड़ती है। उसकी रोज़ की दिनचर्या यही है। और एक दिन क्या होता है, माटी वाली को बेदखल कर दिया जाता है। रोटियों की गिनती करते और सोचते सोचते जब वह घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसका जो बूढ़ा पति है वो मर चुका है। टिहरी गांव में पुनर्वास का मुआवजा देने के लिए एक अधिकारी जो है प्रमाण पत्र मांगता है, जो बुढ़िया के पास है ही नहीं। उसे चिंता हुई कि बांध बनाने के बाद वह खाएगी क्या और जिएगी कैसे। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ वह रहती है, जो झोपड़ी है, वो ठाकुर की ज़मीन पर है वो झोपड़ी, ठीक है। और अब वहाँ पर बांध बनने जा रहा है और बांध बनने के कारण अब उसके पास ना तो रहने का स्थान रहेगा और ना ही उसे खाने का स्थान रहेगा। कहाँ खाएगी, कैसे रहेगी। तो इस प्रकार वह चिंतित हो जाती है। तो वो जो अधिकारी है वो माटी वाली से बोलता है, इसका फैसला तो तुम्हें ही करना है, इसका फैसला कोई और नहीं कर सकता, वो तुम्हें स्वयं करना है। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। इससे शहर में पानी भरने लगा। शहर
में आपाधापी मच जाती है। सब अपने अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, सब अपना अपना बचाव करने का प्रयास करते हैं। शहरवासी घरों को छोड़कर भागने लगते हैं। पानी भरने से सबसे पहले शमशान घाट जो है वो डूब जाते हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी में बैठी रही, वह सबसे यही कहती रही कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस पाठ से एक प्रश्न निकल कर आता है कि विस्थापन की समस्या है क्या आखिर। जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि माटी वाली को बांध बनने के कारण उसे अपना स्थान छोड़ना पड़ा, और जहां वो रह रही थी वो ठाकुर के ज़मीन पर उसकी झोपड़ी बनी हुई थी। मैं आपको बताती हूँ आखिर विस्थापन होता क्या है। विस्थापन होता है कि देखो, नदियों पर आज बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप हजारों परिवारों को अपने ज़मीनों से हाथ धोना पड़ रहा है और वे उजड़ जा रहे हैं। एक बड़ी समस्या खड़ी है हमारे सामने उनके विस्थापन की। सरकार उनकी ज़मीन तथा रोजगार, जो रोजी रोटी, तो छीन ही लेती है, पर उसके विस्थापन की ओर कोई ध्यान नहीं देता। सरकारी अधिकारी थोड़ा बहुत मुआवजा उनके हाथों में थमाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। भाई इतना ही हमने कहा कि करना है। देश के सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों ने इसे भयावह स्थिति पर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। उनकी इस समस्या को लेकर आंदोलन तो चलते हैं, परंतु किसी न किसी दबाव के परिणाम स्वरूप वे बीच में ही दम तोड़ देते हैं। इस गंभीर समस्या का स्थायी हल निकालना जाना चाहिए। धन्यवाद।